नमस्कार सभी साथियों को, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं मोनिका सिंह आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ रोजगार विद अंकित परिवार में। बच्चे आज एप्लीकेशन का थोड़ा इशू चल रहा था तो शायद उसकी वजह से आपको थोड़ा सा तकलीफ हुई होगी। इससे पहली क्लास भी मेरी एप्लीकेशन पे होती है तो उसमें भी जो है दिक्कत का सामना हमें करना पड़ा। ठीक है जी, तो क्लियर है, सब विजिबल हो रहा है। आकांक्षा एक बार बताएंगे बच्चे। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अंदर यानी कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है, इस प्रिंसिपल के अंदर हम कल यहाँ पर बातों को पढ़ रहे थे। और भाई उपभोक्ता का जो व्यवहार होता है, निवेश का हो, बचत का हो, उपभोग का हो, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं कई कारणों पर, जिनमें आय यानी इनकम एक महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, क्या है? एक महत्वपूर्ण कारण है इनकम। इनकम यदि अधिक होगी तो वह कंजम्पशन अच्छा कर पाएगा, अधिक कर पाएगा। ठीक है, अगर इनकम कम होगी तो भाई कंजम्पशन फिर वो अपना उसी हिसाब से चीज़ों का कर पाएगा। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही टाइप्स ऑफ गुड्स भी पढ़ेंगे, बात आ रही है समझ में? टाइप्स ऑफ गुड्स भी पढ़ेंगे तो आप उन चीज़ों को भी देखेंगे। राइट, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। जी, तो यहाँ ठीक है, चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भाई इनकम यानी कि आय एक बहुत बड़ा मैटर करती है। किसके लिए? इनकम किसके लिए? एक कंज्यूमर के लिए। ठीक है, कंज्यूमर के लिए। और ये इनकम उसे कहाँ से मिलेगी? जब वो कोई काम करेगा तो उसे इनकम मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर जो ये कंज्यूमर है इस इनकम का क्या करेगा? या तो इससे उपभोग करेगा यानी कंजम्पशन करेगा, या क्या करेगा? इससे बचत करेगा, बचत करेगा यानी सेविंग करेगा, या इससे जो है निवेश करेगा यानी इन्वेस्टमेंट करेगा। यही करेगा ना सारे काम। समझ आई बात? यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के दौरान जो भी वो काम कर रहा है, जो भी कंज्यूमर काम कर रहा है, उस कंज्यूमर को पैसा मिल रहा है भाई, है ना? हाँ जी बिल्कुल, आज तबीयत ठीक लग रही है, वैसे तो वीकनेस रहती है। थैंक यू फॉर आस्किंग। जी जी, यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया उपभोग, बचत और निवेश, दैट इज अप टू किस पे जाते हैं ये जाते हैं आपके इनकम के ऊपर। किस पर जाते हैं? इनकम के ऊपर ये मैटर करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है जी, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? इनकम के अंदर। और अगर इनकम आपकी बढ़ती या घटती है तो इन सारी चीज़ों पर भी कंजम्पशन जो है कंज्यूमर का बढ़ता या घटता रहता है। इनकम अगर कम हो गई तो भाई आपका उपभोग, आपकी बचत, आपका निवेश भी क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। ठीक है, इनकम अगर बढ़ी हुई है तो ये चीज आपकी क्या हो जाएगी? अप हो जाएगी। यहाँ पर भी एक अगर और सिचुएशन आ गई इन्फ्लेशन की, महंगाई की, तो भी यहाँ पर चीजें इम्पैक्ट होंगी। इन्फ्लेशन अगर आ जाएगा, ठीक है, इन्फ्लेशन अगर आ जाएगा तो इन्फ्लेशन में उपभोग पर जितना पैसा आज आप लगा रहे हैं उससे अधिक लगाएंगे किस में? ये भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर मतलब इसमें पैसा जो है आपको बढ़ाना पड़ेगा। चीनी लेते हो 20 रुपए किलो, अगर इन्फ्लेशन में 40 हो गई तो आपकी जो लिमिटेड इनकम है उस लिमिटेड इनकम का यहाँ पर अनलिमिटेड पैसा यहाँ खर्च करना पड़ जाएगा। तो फिर आपकी सेविंग पे फर्क पड़ेगा क्योंकि आपकी कंजम्पशन वही बढ़ गई है, पैसा उधर। बचत पे बचत क्या होगी? कम होगी या होगी ही नहीं। फिर जब बचत नहीं होगी तो निवेश भी नहीं होगा, और इस तरीके से चीज़ें जो है सारी ही प्रभावित होनी शुरू हो जाएंगी। ये सिंपल सा लॉजिक है। इसमें अलग अलग लोग यहाँ चीज़ें बता रहे हैं। तो उपभोक्ता की बचत यानी कंज्यूमर का जो सरप्लस है या सेविंग है, ठीक है, सेविंग्स। भाई उपभोक्ता की बचत सिद्धांत की जो कल्पना है ये करी है ड्यूपुइट ने। नाम क्या है? ड्यूपुइट, DUPUIT, ड्यूपुइट। ठीक है, तो ये पूछ लेगा सीधे सीधे कि उपभोक्ता की बचत सिद्धांत को किसने जो है दिया है, इमेजिन की है? तो 1885 में मार्शल अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के सिद्धांत, है ना,
अगर हिंदी में आपको कोई पूछ ले तो अर्थशास्त्र के सिद्धांत के नाम से है ये मार्शल की किताब, अंग्रेजी में ही है तो इसलिए इसे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इन्होंने इसकी कल्पना करी, इमेजिनेशन ड्यूपिट ने करा, और उपभोक्ता के बचत सिद्धांत को जो कंप्लीटनेस, जो पूर्णता दी है वो मार्शल ने दी है अपनी किताब प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। ठीक है। हिक्स ने रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज यानी अर्थशास्त्र की जो समीक्षा है उसमें प्रकाशित किया एक लेख, और उसमें बताया उदासीनता वक्र तकनीक की सहायता से सिद्धांत को, मतलब एक प्रकार से इस सिद्धांत को क्या किया है यहाँ पर रीएस्टैब्लिश करा है, पुनर्स्थापित। तो 3 लोगों का नाम इसमें आ गया, 3 लोगों का नाम उपभोक्ता की बचत सिद्धांत में आ गया। एक तो आ गया ड्यूप्यूट, एक तो क्या आ गया ड्यूप्यूट, दूसरा नाम आ गया मार्शल, और यहाँ पर जो है तीसरा नाम हिक्स आ गया। ये तीनों अर्थशास्त्री हैं जो किससे जुड़े हैं, जो उपभोक्ता की बचत सिद्धांत से जुड़े हैं। एक ने इमेजिनेशन करा, दूसरे ने उस सिद्धांत को कंप्लीटनेस दी, कंप्लीट सेंस दी अर्थशास्त्र के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और तीसरे ने एक वक्र बनाया और इसको रीस्टैब्लिश करा। क्योंकि देखो सबसे टफ काम इनका था, जब कोई किसी बात को शुरू करता है सबसे टफ और सबसे व्यस्त काम उनका होता है। उसके बाद में उसमें 100 तरीके की मीन मेख निकालना, कमी निकालना, दिक्कतें निकालना या अच्छाई बुराई को बताना वो आसान काम है। हमारे पास एक फ्रेमवर्क है बना हुआ, अच्छी बुरी बातों को बताना वो अलग बात है। किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो अधिकतम कीमत चुकाने के लिए तैयार रहता है या जो कीमत चुकाता है, इसके अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। देखो क्या बताया यहाँ पर है, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर अ कमोडिटी एंड द एक्चुअल प्राइस ही पेज इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। यानी कंज्यूमर की बचत क्या कहलाएगी, कंज्यूमर की बचत क्या होती है कि भाई किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा, यानी मान लिया यहाँ पर उपभोक्ता द्वारा भुगतान करने की इच्छा माइनस वास्तव में भुगतान, माने कोई वस्तु है, कोई फोन है, वो है यहाँ पर जो है 1000 रुपए का, 1000 रुपए का। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, और मोबाइल नहीं मानते, कोई बहुत जो जरूरत की चीज है, मान लिया नमक का पैकेट, मतलब पानी की बोतल, बिल्कुल जरूरत की चीज है ना। एक बार को मोबाइल को तो ये भी कह सकते हैं भाई अगले साल ले लेंगे, बाद में ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं मरे तो जा नहीं रहे उसके बिना। तो उपभोक्ता के द्वारा भुगतान करने की, इसको हमें देना ही पड़ेगा, है ना। तो अगर हम इसे ना लें तो वंचित रह जाएंगे नमक से, पानी से, है ना। पर अगर हम इसे लें तो हमें ये मैक्सिमम कीमत चुकानी पड़ रही है 1000 रुपए, माइनस मान लिया मैंने कुछ बारगेन कर लिया, मैंने उसके आगे रो दिया, पढ़ दिया, भाई हमारे पास नहीं है, भाई बहुत ज़रूरत है ये वो, तो उसने हमें ये 850 का दे दिया। तो यहाँ पर हमने 150 रुपये क्या कर लिए, दिस इज द सेविंग। कंज्यूमर की बचत क्या कहलाएगी यहाँ पर 150 रुपये। भाई हमने उससे जैसे भी करके क्या कर लिया, जैसे भी करके हमने उससे बारगेन कर लिया, हमने जो है उससे कैसे भी करके अच्छा बुरा बता के ये वो करके हमने यहाँ पर सारी चीज़ें उसको बता दी, और उसके बाद में उसने हमारे लिए कुछ छूट दे दी। क्या दे दी, कुछ छूट दे दी। तो इस छूट को ही हम क्या कह रहे हैं, सेविंग कह रहे हैं, इसको ही हम बचत कह रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में हमने 850 पे किए उसको। एक बार समझ लेंगे तो उपभोक्ता की बचत जिस पर 3 अर्थशास्त्रियों ने, ड्यूपिट कहते हैं, मार्शल कहते हैं और हिक्स कहते हैं, तीनों का नाम याद रखना। ठीक है प्यारे बच्चों, तीनों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तीनों का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। डन, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, उपभोक्ता बचत सिद्धांत की आलोचनाएं की गई। मार्शल द्वारा प्रतिपादित जो उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत था, इसकी आलोचना इनकी मान्यताओं के कारण ही की गई। जैसे सबसे पहला क्रिटिसिज्म आया, क्योंकि इसने क्या किया है, मार्शल ने यहाँ पर एक पूर्णता प्रदान करी है इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को। ठीक है, किसमें, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में तो करिए, अर्थशास्त्री सिद्धांत में।
तो ये आलोचना इनकी करी गई कि भाई उपयोगिता की मात्रात्मक माप नहीं की जा सकती, क्योंकि इसे इससे पहले बताया गया है कि ये क्या है, इसे हम मात्रा में बता ही नहीं सकते। दिस इज द विषय ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, आप कैसे यहाँ यूटिलिटी को बता रहे हो? यहाँ तो मुद्दा संतुष्टि का है, यहाँ तो मुद्दा मनोवैज्ञानिकता का है, साइकोलॉजिकल है। यही तो बताया था, कल हमने पढ़ा था परसों। तो यहाँ पर कहा गया कि इट इज नॉट मेजर इन क्वांटिटी। हम यहाँ पर इसको माप ही नहीं सकते, जो यूटिलिटी है हम उसे मेजर ही नहीं कर सकते इन द क्वांटिटी। वी कैन मेजर इट इन द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हम कैसे कब क्या सेटिस्फाइड हो रहे हैं हम उसके आधार पे, तो जो चीज सेटिस्फैक्शन की आप उसे मात्रा में माप लो तो भैया बात नहीं बनी है। तो पहला आलोचना का विषय तो इनका यही गया, मार्शल का। फिर कहा कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर ही नहीं होती। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगी, दैट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द परिस्थिति। ये तो क्या होती रहेगी, जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की, दैट विल चेंज ऑलवेज, इट कैन नॉट बी स्टेबल। तीसरा कहा कि एक वस्तु जो है दूसरी वस्तु स्वतंत्र नहीं होती। वन कॉमोडिटी इज नॉट इंडिपेंडेंट, यानी ये कह रहे हैं कि एक वस्तु दूसरी चीज में डिपेंड होती है। तो आप अलग अलग यूनिट को कैसे माप के बता दे रहे हो, कैसे आप बता रहे हो? तो ये कह रहे हैं एक दूसरे पर चीजें यहाँ निर्भर कर रही हैं, एक दूसरे पर टिकी हुई हैं, तो एक से दूसरी वस्तु जो है नहीं यहाँ पर जो है वो है फ्री। ठीक है, एक से दूसरी क्या है, एक पे है दूसरे। फिर कह रहे हैं कि जो सब्स्टिट्यूट है, स्थानापन्न, यानी हम इसे गुड्स में पढ़ेंगे, टाइप्स के गुड्स में आपने पढ़ा भी होगा। स्थानापन्न वस्तुएं वो होती हैं कि एक की बजाय हम दूसरे को यूज करने लगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर चाय की बात करूं तो मैं कह सकती हूँ टी कैन बी रिप्लेस बाय कॉफी, हो सकता है ये। तो सब्स्टिट्यूट है उसका। मान लिया चाय पे पैसे बढ़ गए, तो आपको तलब लगी है, तो आप गए दुकान पे, तो आपने कहा भाई चाय पिला दे। उसने कहा रोज 10 की आती थी, आज जो है 50 की है। आपकी जेब में पड़े हैं 20 रुपए 10 रुपए, तो आप क्या कहोगे उसे? आप कहोगे कि अरे यार कुछ ऐसा ही पिला दे फिर, चाय जैसा। या लिम्का पे पैसे बढ़ गए, आप कह रहे नींबूस पिला दे, उसी के जैसा पिला दे। या लिम्का की जगह केरोसिन तेल मांग लोगे उससे कि ला वो पिला दे चल, या पानी पिला दे, कोयला खिला दे, मतलब उसके जैसा ही, तो जिसको हम सब्स्टिट्यूट कह सके। तो ये कह रहे हैं स्थानापन्नों की अनुपस्थिति क्या है वास्तविक है, द एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट, यानी एब्सेंस हो ही नहीं सकती। यहाँ पे एकदम अनरियलिस्टिक बात कर रहे हो आप। एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट इज नॉट पॉसिबल। उपभोक्ता वस्तु की वास्तविक कीमत से अधिक कीमत नहीं देता है। भाई एमआरपी नाम का एक शब्द सुना है आपने, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो भाई अगर मान लिया किसी एक्स वस्तु का रेट जो है एमआरपी, उपभोक्ता कंज्यूमर जो है उससे अधिक नहीं देगा, तो जो भी एक्चुअल प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी होगा उससे अधिक उपभोक्ता नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि अंतिम विश्लेषण में उपभोक्ता की बचत शून्य हो जाती है। जब हम फाइनल एनालिसिस करेंगे तो कंज्यूमर की जो बचत थी वो जीरो हो जाती है। आवश्यक वस्तुओं के लिए उपभोक्ता की बचत निश्चित एवं अनंत होती है। मान लिया कि कोई वस्तु इतनी महंगी हो गई और बहुत जरूरी है, नमक है, चीनी है, पानी है, जिनके बिना कैन नॉट बी सरवाइव, मर ही जाए इंसान। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या होगा यहाँ पर, उसको आप कह ही नहीं सकते कि भैया ये हमें नहीं चाहिए, है ना। उसके लिए तो आपको ये कहना ही होगा कि चाहे जितने में मिल रहा हो ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे जितने में मिल रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो कंक्लूड क्या हुआ, कंक्लूजन ये निकला कि ये सिद्धांत जो है हाइपोथेटिकल है, अनरियलिस्टिक है और इमेजिनरी है। उन्होंने तो बताया ही था कि ड्यूपिट की इमेजिनेशन थी, वो बताया ही था उन्होंने। तो हमने शुरू में पढ़ा ना, ड्यूपिट की इमेजिनेशन थी, मार्शल ने पूर्णता दी और हिग्स ने क्या किया, री एस्टैब्लिश किया। यहाँ पे कह रहे हैं कि कैसा सिद्धांत दे दिया है, ये तो पूरी तरीके से अपकल्पित है। एक होता है ना हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जैसे मान लिया, क्या मान लिया, मान लिया मतलब जिसके सिर पैर ही नहीं है उसे हाइपोथेसिस कहते हैं, हाइपोथेटिकल कहते हैं उस सिचुएशन। तो हाइपोथेटिकल है, अनरियलिस्टिक है और मनगढ़ंत है, पूरी तरीके से काटो रहे इसको। ठीक है, इस सिद्धांत को हमें पढ़ना ही नहीं है भाई, तो तुम हमें क्यों पढ़ा रहे हो इस सिद्धांत को, है।
ठीक है, खैर पढ़ना पड़ेगा। अब आती है बात डिमांड की। किसी वस्तु की मांग वो क्वांटिटी है, क्या है? किसी वस्तु की मांग वह क्वांटिटी है जो किसी समय व स्थान विशेष में किसी दिए हुए मूल्य पर खरीदी जाती है। जैसे मैं बात करूं चीनी की, तो 1 किलो चीनी की डिमांड आपने करी। ये कहाँ करी? भारत में करी। ये कब करी? 2025 में करी। आपके पास में 40 रुपए होंगे तभी आप 1 किलो चीनी खरीद पाएंगे। आपके पास 40 रुपए होंगे, भारत में 2025 में आप 1 किलो चीनी खरीद पाएंगे। यहाँ पर ये डिपेंड करती है समय और स्थान को। यहाँ पर ये डिपेंड करती है समय और स्थान को। यानी कि हो सकता है अमेरिका के अंदर ये 400 रुपए किलो हो। ठीक है, हो सकता है अमेरिका के अंदर ये 400 रुपए किलो हो। हम बात कहाँ की कर रहे हैं? भारत की। हम बात कहाँ की कर रहे हैं? भारत की। हम बात कब की कर रहे हैं? 2025 की। ठीक है, तो 2025 में 1 किलो चीनी 40 रुपए, यानी किसी समय, यानी 2025, किसी स्थान भारत, हो सकता है ये 2040 में, और भारत में ही या भारत के किसी अन्य उसमें ये हो सकता है 60 रुपए किलो हो जाए। ठीक है, तो उस समय अगर हमारे पास 60 रुपए हैं तो ही हम 1 किलो चीनी को डिमांड कर पाएंगे। बात आई समझ में? नहीं? तो यानी मांग, प्रोफेसर पेनन क्या कहते हैं? मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। यही तो मैं आपको बताती हूँ, एक ऐसी इफेक्टिव डिमांड है, एक ऐसी विलिंगनेस है, इफेक्टिव डिजायर है कि वी वोंट 1 kg शुगर, है ना, वी वोंट। एंड इसमें क्या है? 3 बातें अंतर्निहित है। क्या क्या? द डिजायर टू ऑब्टेन अ कमोडिटी, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, उसे क्रिय करने के लिए आपके पास में धन, और वस्तु क्रिया करने के लिए उन साधनों को व्यय करने की तत्परता। मैंने आज तक के लेक्चर में आपको ये 2 चीजें बताई हैं। मैंने क्या बताया है कि यदि, अब ये तो पेनन कह रहे हैं ना, वो मैंने अपने अनुसार बताया था। यहाँ पर यदि आपके अंदर किसी चीज को प्राप्त करने की डिजायर होगी, किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा होगी, प्लस उस चीज को खरीदने के लिए पैसे होंगे, तो क्या बन जाएगी? तो दैट विल क्रिएट अ डिमांड। तो यहाँ पर ये एक और जोड़ दिए हैं, कह रहे विलिंगनेस टू स्पेंड दोज मीन्स टू परचेज द कमोडिटी। उसको इच्छा और पैसे अगर एक साथ होंगे तो ही मांग बन पाएगी। इच्छा ही इच्छा रह जाए, पैसे ना हो, इच्छा ही इच्छा, मुझे ये चाहिए, मुझे भी चाहिए। मान लिया किसी की इच्छा है कि भाई उसे जो है अभी बैठे बिठाए क्या मिल जाए, BMW मिल जाए, तो इच्छा है। इच्छा क्या है? असीमित है। क्या BMW के लिए पैसे हैं? तो कहा नहीं। तो शोरूम के बाहर खड़े जीभ लपलपाते रहो, तो क्या वो तुम्हें दे देगा दया खा के? नहीं। तो क्या मांग को क्रिएट कर पाए? नहीं। क्या तत्परता दिखाई? नहीं। तो डिमांड जो है आपकी नहीं आ पाई, नहीं क्रिएट हो पाई। तो यहाँ पर क्या हुआ? डिमांड तो नहीं क्रिएट हो पाई। दूसरी चीज, पैसे हैं पर लग रहा है सब क्या है? मोहमाया है। पैसे ही पैसे, पैसों पे ही सो रहे हैं, पैसे ही खा रहे हैं, पैसों में ही आग लगा रहे हैं, पैसे ही पैसे चहु और बिखरे पड़े हैं, उसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस परिस्थिति में क्या आप डिमांड को क्रिएट कर पाओगे? तो कहोगे नहीं। अगर पैसे और इच्छा दोनों मिल जाएं, BMW लेने की इच्छा भी है और करोड़ों रुपए भी हैं, लाखों रुपए भी हैं, तो जाकर के तुरंत दिया शोरूम में, उसने कहा जी ठीक है, बुकिंग हो गई, घर पे आ गई गाड़ी। यानी डिमांड को क्रिएट कब किया? डिमांड को क्रिएट कब कर पाए? एक तो आपके मन में उत्पन्न हुई इच्छा, डिजायर, प्लस उस इच्छा की प्राप्ति के लिए पैसे, प्लस आपका वस्तु क्रिया करने के लिए साधनों को व्यय करने की तत्परता, यानी पैसे को खर्च करने की जो तत्परता है। इसने पेनन ने कहा कि ये तीनों चीज हो गई। पेनन के अनुसार, पेनन
क्या कहते हैं, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, उसको लेने के लिए पैसा और तुरंत खर्च करने के लिए तत्परता। तो पेनन क्या कह रहे हैं, पेनन कह रहे हैं मांग क्रिएट हो गई। जेएस मिल एक काफी शानदार अर्थशास्त्री हैं, ये कहते हैं मांग का अभिप्राय उस मात्रा से है जिसकी मांग की जाती है, लेकिन ये याद रहे कि यह निश्चित मात्रा नहीं होती बल्कि साधारणतः मूल्य के अनुसार बदलती रहती है। अब बताओ, आपके पास है 100 रुपये, तो 100 रुपये में आप जो है 2.5 किलो चीनी प्राप्त कर पा रहे हैं 2025 में। 40 का भाव चल रहा है 2025 में, एग्जाम्पल के तौर पर। अब मिल क्या कहते हैं, मिल कहते हैं कि 2040 के अंदर आप यहाँ पर जो है 2.5 किलो नहीं प्राप्त कर पाओगे, यहाँ पर हो सकता है 1.5 किलो ही चीनी प्राप्त कर पाओ आप 100 रुपये में। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो डिमांड है आपकी, दैट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द समय। ठीक है जी, बात आई समझ में या नहीं आई, एक बार बताएंगे सभी साथी। जी, एक बार सभी बच्चे बता देंगे कि बात समझ में आई या नहीं आई। जी, यहाँ पर जेएस मिल क्या कह रहे हैं, जेएस मिल इज सेइंग अबाउट कि भैया ये मात्रा क्या है, ये मात्रा निश्चित नहीं है, ये मात्रा हो सकता है बदल जाए, नहीं ये मात्रा हो सकता है बदल जाए, और मात्रा बदली यानी कि मूल्य के अनुसार ये बदलेगी। अब एक है प्रोफेसर बाग, बाग क्या कहते हैं, किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत तथा उस मात्रा का संबंध है जो उस कीमत पर खरीदी जाएगी। कुछ ऐसी जेएस मिल की बात ये भी कह रहे हैं, शब्दों को थोड़ा सा घुमा फिरा दिया है। ठीक है जी, तो यानी कि यहाँ पर क्या बात हो रही है कि भाई किसी वस्तु की जो डिमांड आप करोगे, डिमांड क्या करोगे, डिमांड आप 2.5 किलो कर रहे हो या 1.5 किलो कर रहे हो, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है उसके प्राइस पे। तो डिपेंड उसकी जो है डिमांड और उसकी जो कीमत है और उसका जो क्वांटिटी है कि 1.5 है कि 2.5 है, इसका संबंध किससे हुआ, ठीक है, जो उस कीमत पर खरीदी जाएगी। मांग को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हो सकते हैं दैट कैन बी अफेक्टेड द डिमांड। ओके, वस्तु की कीमत सबसे बड़ा है भाई, वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग की मात्रा कम होती है, कीमत घटने पर मांग की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ पर बाजार का एक नियम आता है, मार्केट लॉ, मार्केट रूल, बाजार का नियम, बाजार का नियम। ये क्या कहता है, मान लिया मांग और आपूर्ति, मांग एवं आपूर्ति का जो गणित है, मान लिया कहीं पर 10 आइटम की डिमांड है, आपूर्ति है 8 की, तो यानी 10 की डिमांड है 8 की आपूर्ति है, तो मूल्य क्या होगा बताएं, मूल्य बढ़ जाएगा, प्राइस विल इंक्रीज। यदि मांग एवं आपूर्ति का गणित खराब है, मांग है 10 की और आपूर्ति है 20 की, तो यानी सप्लाई इज मोर देन डिमांड, तो इन दिस केस जो प्राइस होगा वह क्या होगा, कोड़ियों के भाव, प्राइस कम हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, डिमांड इज मोर देन सप्लाई, तो क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया। ठीक है जी, है क्या हो गया, संबंधित वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, वस्तु जो है, जो भी मान लिया चीनी की ही हम बात कर रहे हैं, है ना, उसके प्रभाव को इस प्रकार समझा जा सकता है। यहाँ पर मैंने कहा था आपको कि मैं आपको बताऊंगी कि गुड्स के जो टाइप होंगे, पहला है पूरक, पूरक को हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हुआ कि हम एक के साथ दूसरे का प्रयोग करते हैं, जैसे तेल और जैसे तेल और पकोड़े
जैसे गाड़ी और पेट्रोल, जैसे चीनी और चाय, नहीं, ठीक है। तो यानी जब हम एक साथ, अब रिफिल और वो जो ऊपर का बचा, नहीं, ठीक है। जैसे जो पेन है और उसके अंदर के रिफिल, रिफिल के बिना पेन क्या करेगा, पेन के बिना चलो एक बार को तुम रिफिल से लिख भी सकते हो, पहले लिखते थे। तो यानी कि जिन वस्तुओं का उपयोग एक साथ किया जाए, मतलब बने एक दूजे के लिए, अगर ये गाना गाएं तो हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, इसे कहेंगे पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री। इन वस्तुओं के संबंध से स्पष्ट हो जाता है कि यदि आप देखें, जैसे मैंने कहा कि पेन और रिफिल, तो यदि यहाँ पर पेन की कीमत बढ़ गई है तो रिफिल की कीमत क्या हो, रिफिल की मांग क्या हो जाएगी, रिफिल की मांग, इसकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर पेन की कीमत कम हो गई है तो रिफिल की डिमांड बढ़ जाएगी। यानी एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाएगी। मान लिया चाय पत्ती, और चाय पत्ती के साथ केवल चीनी का प्रयोग चाय पत्ती के साथ होता है, ठीक है। तो चाय पत्ती की जो कीमत थी वो क्या हुई, बढ़ी, तो अचानक से चीनी की मांग पर भी कमी पड़ेगी। स्थानापन्न वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट, एक के स्थान पर हमें दूसरे को यूज कर लें। जिन वस्तुओं का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था चाय एवं कॉफी, चाय की कीमत बढ़ने पर कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इन वस्तुओं के संबंध से यह पाया जाता है कि एक वस्तु कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। ऊपर क्या था, एक वस्तु कीमत बढ़ने पर दूसरी की मांग कम हो जाती है, बिकॉज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। बट नीचे वाला क्या है, सब्स्टिट्यूट। हमें भाई उसकी कीमत बढ़ गई, दूसरा दे दे उसके जैसा ही कुछ, नहीं, उसका सब्स्टिट्यूट दे दे उठा के। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग राशि की अंगूठी पहनते हैं, आप में से पहनते हैं क्या कोई? बहुत बिलीव करते हैं भाई, वो अपना उनका विश्वास है। मान लिया मैं नहीं करती, तो मैं अपने आप को जितना रिस्पेक्ट कर रही हूँ कि मैं नहीं करती, तो जो कर रहा है चाहे 10 की 10 में उंगली में पहन के बैठा है, मैं उसको भी उतना ही रिस्पेक्ट करूंगी। इट इज़ माई पर्सनल थॉट। मुझे क्या अधिकार बना भाई किसी को डिसरिस्पेक्ट करने का? मैं अपनी इच्छा को सम्मान दे रही हूँ, सामने वाले को भी दूंगी, ठीक है। तो कोई ऐसे पर्सनल नहीं लेगा। तो ऐसे मैं गई हूँ कई बार सुनार के यहाँ, तो वहाँ बैठे रहते हैं राशि के नग वाले, ठीक है। तो वहाँ पे बैठे रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है। वो कहता है ये मोती पहन लो, ये नग पहन लो। तो कीमत पूछते हैं, भाई गांव वगैरह में देखो लोगों के पास पैसे की कमी है, दिक्कत है ना। तो वो पूछते हैं कि कितने का है? कहता तो किसी ने मुझे बताया है, मेरा ये भारी वो भारी, मंगल शनि ये भारी, तो ये पहन लो, किसी ने बताया है। सुनार महादेव महाशय बताते हैं कि भैया ये तो 25,000 का है एक ही नग, बहुत रेयर ऑफ द रेयर है, कतई पता नहीं तुम्हारे लिए निकाल के समुद्र मंथन से निकला था तब लाए थे, तुम्हारे लिए है बिल्कुल नहीं, 25,000 का। अब सामने वाले ने सोचा 25,000 का, और फिर कह रहा किस में पहनना है ये? कह रहा सोने में पहनना है, यानी कि 40,000 का सोना। तो कितने का पड़ गया? 5 4 2 6 65। बनाई गुड़वाई है, ठीक है, बनाई गुड़वाई वो सब अलग रही बात। कह रहा भाई ना मरूं तो मरूं, 1 लाख का सोना पहन के कोई ले जाएगा उंगली काट के मेरी, आज के ज़माने में बहुत दिक्कत है। तो फिर वो कहते हैं कुछ सस्ता दिखा दो इसमें, मैंने कई बार देखा है। तो कहता है ऐसा करो, ये जो नग कह रहे हो ना तुम, ये 25 वाला, इसका एक सब्स्टिट्यूट आया है, ऐसा ही काम करेगा, दिखेगा भी ऐसा ही, कोई पकड़ नहीं पाएगा। सब्स्टिट्यूट है, पहले समझ नहीं आता, बचपन में मम्मी ले जाती थी, सब्स्टिट्यूट क्या हुआ? जब इकोनॉमिक्स पढ़ा समझ में आया, अच्छा ठीक है भाई, नहीं आता है, हम लोग गांव से पल मुड़ के आए हैं, हम लोग को नहीं इतना बुद्धि होता है, नहीं शुरू में समझ नहीं आता, पढ़ पढ़ के आ जाती है। सब्स्टिट्यूट ले जाओ, कितने का है? अरे वो तो आपको 2500 का ही मिल जाएगा सब्स्टिट्यूट, काम वैसा ही करेगा जैसा ये 25,000 वाला। खुश हो गया जी सामने वाली पार्टी, कह रही है इसको ना तुम्हें सोने में पहनने की भी जरूरत नहीं है, चांदी में पहन लो, ये जो है तुम्हारा 400 में मैं बना दूंगा। तो ये कितने का हो गया? कह रहा 3,000 का ले जाओ, बिल्कुल वही काम करेगा। और भाई 65,000 और 3,000, धरती आसमान अंतर हो गया। उसमें भी उसने क्या कर लिया? बार गेन कर लिया। ये क्या था, अभी पढ़ा है ना हमने, ये उसने बताया है कीमत, और इसने जो बार्गेन किया यानी कि एक्चुअल प्राइस जो इसने दिया दैट इज 2500, ठीक है। तो 2500 में लेके चला गया। तो यहाँ पर आप देखें
कि जब हम चाय हम कॉफ़ी की बात कर रहे हैं या यहीं पर हम बात करें स्प्राइट और ड्यूज की, ठीक है, स्प्राइट और एक ड्यू होता है, ड्यू, ठीक है, दोनों क्या है, कोल्ड ड्रिंक, एक जैसी लगती है, गिलास में डाल दो तो कतई समझ में नहीं आएगी क्या पी रहे हैं। तो यदि स्प्राइट की कीमत बढ़ गई है तो इसकी जगह पे कोई आएगा कहेगा कि ऐसा सा ही कुछ दे दो। दुकान वाले ने कहा ये ले लो, बहुत चल रही है आजकल, ये है छोटी सी बोतल 25 रुपए की और ये मैं तुम्हें उतने ही साइज में 15 की दे दूंगा। तो स्प्राइट पर कीमत बढ़ने से क्या हुआ, दूसरी वस्तु की ड्यूज की डिमांड बढ़ गई। बात आ गई बच्चे समझ में? बताएंगे एक बार सभी बालक, पहले बताएं तब मैं आगे चलूं। बात आ गई बच्चे समझ में? लिख ले रहे हो चीज़ों को या नहीं लिख रहे हो वो भी बता देंगे, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, उपभोक्ता की आय के प्रभाव को इस प्रकार समझा जा सकता है, एक हो गई सामान्य वस्तुएं, एक हो गई भैया निकृष्ट वस्तुएं। निकृष्ट वस्तुओं को कहते हैं इंफीरियर गुड्स, ठीक है, क्या कहते हैं, इंफीरियर गुड्स। तो सामान्य वस्तुएं क्या होंगी, सामान्य वस्तुओं की आय बढ़ने पर उनकी मांग भी बढ़ जाती है। जैसे मान लिया कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे आपने क्या देखा, आपने देखा कोरोना में, नहीं, कोरोना के अंदर क्या हुआ कि आगे समझ, चलिए बढ़िया, चलिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जो नॉर्मल वस्तुएं हैं भाई, उनकी अगर मान लिया किसी व्यक्ति की इनकम बढ़े या इनके प्राइस भी बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, इनकी डिमांड बढ़ती है, क्योंकि ये क्या है, जीवन मरण का प्रश्न है। मान लिया कोरोना के अंदर, कोरोना के अंदर हमने दिल्ली में थे हम लोग भी, तो भाई हमने देखा कि जितने भी सुपर मार्केट हैं, चाहे वो रिलायंस फ्रेश था हमारे पास में, मैक्स वाला था, तो मतलब उसमें इतनी भीड़ लगी रहती थी कि लोगों ने इस सामान को क्या करा, अपने घर ढोना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा, अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं कौन सी आफत आन पड़ेगी, और भैया चने छोले कम से कम कुछ नहीं बचे, दाल चावल नहीं, ये तो खा लेंगे। तो यानी अगर उनके प्राइस भी बढ़ रहे हैं तो भी लोग उनकी डिमांड को बढ़ा देते हैं, क्योंकि लोग, ये ऐसी अनफोर्सिन सिचुएशंस होती हैं इसमें, क्योंकि नमक के बिना बात बनी नहीं पाएगी, हल्दी के बिना बात बनी नहीं पाएगी, तो नॉर्मल गुड्स अपने घरों में भर लेते हैं लोग। निकृष्ट यानी इंफीरियर, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर निकृष्ट वस्तुओं को इसकी मांग कम हो जाती है, आय में कमी होने पर ऐसी वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। मतलब जैसे आप देखो, जैसे आप देखोगे वो 10 रुपए वाला एक बर्गर मिलता है, खाया है कभी? 10-15 रुपए का एक बर्गर आता है, ठीक है, या मोटे चावल, मोटे चावल, ठीक है, मोटे चावल जो कि 15 रुपए किलो मान लिया आ रहे हैं। तो क्या होगा, यदि किसी उपभोक्ता की आय बढ़ गई, इनकम, यदि उसकी इनकम थी पहले 10,000 रुपये महीना, ठीक है, 10,000 रुपये मंथ, तो वो क्या खाता था, वो अपना 10 रुपए वाला बर्गर खाता था और मोटे चावल खरीद लेता था 5 किलो एक महीने के लिए। अब क्या हुआ, अब इसकी इनकम भैया हो गई 50,000, 50,000 यानी इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। तो अब वो बर्गर नहीं खाएगा यहाँ से 10 रुपए वाला, अब वो कहाँ जाएगा, वो सीधे जाएगा डोमिनोज, वो सीधे जाएगा मैकडी, ठीक है, वो यहाँ से जाकर के बर्गर खाएगा 200 रुपए वाला। तो इनकी डिमांड क्या हुई, उपभोक्ता की आय बढ़ने पर इनकी डिमांड कम हो गई, मोटे चावल की डिमांड कम हो गई, अब वो खाएगा बासमती चावल 100 रुपए किलो वाला, ठीक है, इंडिया गेट खाएगा, वो इंडिया गेट वाले चावल खाएगा। बात आ गई समझ में? तो इन्फीरियर गुड्स आर द गुड्स जो कि क्या होता है, विद एन इंक्रीज इन इनकम द डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड डिक्रीज, एंड विद अ डिक्रीज इन इनकम, जब वापस से उसकी 10,000 हो जाए मान लिया, नौकरी चली जाए मान लिया, तो वापस मोटे चावलों की डिमांड को बढ़ा देगा, वापस से 10 रुपए किलो, 10 रुपए वाला बर्गर खाना शुरू कर देगा। उपभोक्ता की प्राथमिकता या रुचि या फैशन क्या होगा, इसके आधार पर भी चीज़ें बदलेंगी। उपभोक्ता की मांग और उसकी प्रायोरिटी, उसका फैशन, इन सब चीज़ों से भी प्रभावित होती है। यदि कोई वस्तु उपभोक्ता को पसंद है अथवा वह फैशन में है तो उपभोक्ता उसकी मांग करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, मान लिया किसी उपभोक्ता की जो वो है, इच्छा है, वो एप्पल या आईफोन खरीदने की है, ठीक है, आईफोन खरीदने की है, मान लिया उसे ट्रेंड में दिख रहा है, मान लिया उसे ट्रेंड में दिख रहा है, ये उसे फैशन में दिख रहा है ये, ठीक है, तो क्या करेगा वो, तो वो इसी की डिमांड करेगा, चाहे 1 लाख का है 10 लाख का, ठीक है,
तो ये चीज़ भी कि भाई आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हो, आप किसी इंटरेस्ट में, किस में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, आप किसको फैशन में मान रहे हो, तो ये भी क्या होता है, ये भी यहाँ पर काम करता है। भविष्य की संभावना, भविष्य की संभावना यानी कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। यदि भविष्य में किसी वस्तु की पूर्ति में कमी की संभावना है, जैसा कि मैंने बताया ड्यूरिंग द कोरोना, ड्यूरिंग कोरोना क्या हुआ, ड्यूरिंग कोरोना मान लिया कोरोना के दौरान यहाँ पर ये देखा गया कि भाई मैगी तो खत्म हो जाएगी अब मार्केट से, क्योंकि बंद तो रही नहीं, इंडस्ट्री सारी बंद हो गई। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि मैगी की, तो भाई मैगी तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे अब 2 मिनट वाला, तो मैगी की सप्लाई में कमी, ऐसा सिर्फ हमने सोचा, सप्लाई में कमी की संभावना एक्सपेक्टेशन को करते हुए कि क्योंकि क्या था, इंडस्ट्री बंद थी तो बन ही नहीं रहा है कोई चीज नहीं, तो क्या हुआ, मैगी की डिमांड में अचानक से उछाल आया। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, इसी तरीके से मास्क, सैनिटाइजर, इन सब की क्योंकि जरूरत थी उस समय, तो इन सब की डिमांड में क्या आएगा बच्चे, उछाल आना शुरू हो जाएगा। क्या आना शुरू हो जाएगा, उछाल आना शुरू हो जाएगा। बात आ गई समझ में? डन? डन? ओके, बात आ गई बच्चे समझ में? जी, ओके, थैंक यू, थैंक यू। बात आ गई, सब्स्टिट्यूट समझ में आ गया, स्थानापन्न समझ में आ गया, इन्फीरियर गुड समझ में आ गया, भविष्यवाणी समझ में आ गई। अब यहाँ पर देख लेते हैं जनसंख्या की मात्रा, साइज ऑफ पॉपुलेशन भी। जनसंख्या अधिक होने पर डिमांड अधिक होगी, जनसंख्या कम होने पर डिमांड कम होगी। ये क्या है, ये कंपोनेंट है इसके, है ना। मान लिया 100 लोग हैं, 100 लोग, तो 100 लोग क्या 100 पेन डिमांड कर रहे हैं। अगर 50 लोग होंगे तो 50 पेन डिमांड करेंगे, और अगर यहाँ पर 500 लोग होंगे भारत जैसे, तो 500 लोग क्या डिमांड करेंगे, 500 पेन डिमांड करेंगे। तो यानी यहाँ पर साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो मैटर, साइज ऑफ पॉपुलेशन भी यहाँ पर मैटर करती है। और इस साइज ऑफ पॉपुलेशन के साथ साथ मांग को और क्या मैटर करेगा, भाई पैसे हैं कि नहीं, है ना, आय का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहाँ पर आप देखें, यदि एक देश में 100 लोग रहते हैं, ठीक है, ये 100 लोग रहते हैं, और इन 100 लोगों में सबके पास लमसम सेम टाइप की इनकम है, सबके पास लमसम सेम टाइप की इनकम है, तो दे कैन डिमांड मोर, है ना। 100 लोग और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, लमसम एक जैसी है, तो दे कैन डिमांड मोर। बट अगर इन 100 लोगों में से ये 10 लोग हैं जिनके पास में 90 रुपए हैं टोटल इनकम के, और ये 90 लोग हैं जिनके पास केवल 10 रुपए हैं टोटल इनकम के, 90 के पास 10 रुपए हैं, तो यानी कि ये क्या है, ये एक प्रकार का इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हुआ। तो ये क्या करेंगे, क्या ये सब लोग इन 90 रुपए वाले लोगों के अधिपत्य जो 10 लोग हैं, क्या उनके जैसा ये भी खरीद पाएंगे चीज़ों को, तो आंसर विल बी नो। तो दैट इज ऑल्सो अ पैरामीटर और कंपोनेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी एक ऐसा कंपोनेंट हुआ जो कि मांग को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर कौन लोग मांग कर पाएंगे, केवल ये 10 ही लोग डिमांड कर पाएंगे, इनके अनुसार चीजें बनेंगी, वो तो बेचारे एकदम बहुत ही गरीब टाइप के लोग हैं, दे कैन नॉट क्रिएट द डिमांड। उपयोगिता की गणना का आधार क्या हुआ, वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत, वस्तु का प्राकृतिक मूल्य, वस्तु से प्राप्त होने वाली संतुष्टि। अच्छा ये आपके क्वेश्चन है, बताओ, लिखा ही नहीं उसने, ठीक है बताएंगे। यहाँ पर प्रश्न एमसीक्यू, एमसीक्यू पहला, उपभोग उपयोगिता की गणना का आधार क्या होगा, बताएं बच्चे। यूटिलिटी की गणना का आधार क्या होगा, हालांकि एक अर्थशास्त्री तो कह रहे हैं कि भाई यूटिलिटी कैन नॉट बी कैलकुलेट,
परंतु आप बताएं मुझे यहाँ पर कि इसकी गणना का क्या आधार होगा, इसकी गणना का क्या आधार हो जाएगा। जब आप यूटिलिटी को गणना कर रहे हैं तो यहाँ पर उसकी गणना का क्या आधार होगा बच्चों, ये आपको बताना है। बताएं क्या आधार होगा इनमें से, यूटिलिटी की गणना का कैसे आप जो है किसी चीज़ की आपको इच्छा है आप उसे ले भी ले रहे हैं, ठीक है, बताएंगे। बताएंगे पहले क्वेश्चन के अंदर आंसर आपका क्या हो जाएगा जी। आंसर क्वेश्चन नंबर भी लिखें क्योंकि 5-6 क्वेश्चन तो होंगे ही। फर्स्ट में आप बता रहे हैं सी, आकांक्षा, सोनी का भी सी है, अंजलि रानी वाई आर यू गिविंग ए बच्चे, दीप्ति डी और यूजर जी सी। सही से बता सही से बताएंगे जी। क्या आंसर हो जाएगा जी। मुझे ये बताएं कि जो बच्चा ए बता रहा है तो क्या वो सोच समझ के बता रहा है या बस ऐसे ही, या सी वाले बच्चे क्या सोच के बता रहे हैं। देखो बच्चे यहां पर हमने क्या पढ़ा दैट डजंट मैटर, ठीक है। यहां पर अगर हम उपयोगिता की गणना करेंगे द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग यूटिलिटी, कल की क्लास में आप देखिएगा तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत को हम कहेंगे, ये इसका क्या होगा, ये बेस होगा इसका। ए वाले बच्चे सही है। अंजलि यू आर करेक्ट, वाई आर यू सेइंग सॉरी, ठीक है। नहीं निदा, वी आर नॉट चेंजिंग द टाइमिंग ऑफ क्लास। क्या होगा, वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत, द प्राइस पेड फॉर द कमोडिटी दैट इज नोन एज, ठीक है। यही इसकी गणना का आधार होगा। गिनेंगे कैसे हम किसी चीज को, गिनेंगे कैसे बच्चे, यहां पर मैंने कैलकुलेटिंग लिखा है, संतुष्टि को आप कैसे गिनोगे बताओ। ए विल बी द करेक्ट आंसर, जिसको इशू है वो पूछे मुझसे। उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय यूटिलिटी, क्या समझते हैं इससे, वस्तु का एब्सोल्यूट वैल्यू, रिलेटिव वैल्यू ऑफ कमोडिटी, आवश्यकता की संतुष्टि की शक्ति, या उपरोक्त सभी। बताएं व्हाट इज मीन्ड बाय यूटिलिटी, यूटिलिटी से आप क्या समझते हैं। यूटिलिटी आपको संतुष्ट करने की शक्ति होती है, बट यूटिलिटी को मापेंगे किससे, पैसे से ही ना। हाँ जी, क्या होगा, आवश्यकता की संतुष्टि की शक्ति, द पावर ऑफ सेटिस्फाइंग योर नीड दैट इज नोन एज यूटिलिटी, राइट। आई बात समझ में या नहीं बच्चे, बताएं बताएं बताएं। उपयोगिता मापन के दृष्टिकोण में निम्नलिखित कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द अप्रोचिंग ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी, क्या कहेंगे आप इसको, गणनात्मक, कार्डिनल, ऑर्डिनल, या ए और बी दोनों, या नन ऑफ द अबव जी। क्वेश्चन संख्या जरूर लिखें, मुझे कैसे पता कि आप किसको आंसर कर रहे हो। वेरी नाइस, यशु, सोनी, ठीक है बच्चे, यूजर, वेरी नाइस। थर्ड का बताएं, उपयोगिता मापन यानी कि व्हेन वी आर अप्रोचिंग और मेजरिंग द यूटिलिटी, तो इसमें मैंने आपको दो बताई हैं, एक बताई गणनात्मक, एक बताइए कर्मवाचक, ये सबका ठीक है, वेरी नाइस। डायरेक्ट प्रश्न था ये, ए एंड बी यानी कि गणनात्मक भी और कर्मवाचक भी, तो इसमें दोनों हो जाएंगे आपकी। अगला प्रश्न है, एक भूखे व्यक्ति को प्रत्येक अगली रोटी कम संतुष्टि देती है, एक स्टेटमेंट है। एक भूखा व्यक्ति है, जितना खाए जा रहा है उतना ही उसको वो कम संतुष्टि देते जा रही है, ठीक है। यहाँ पर बताएंगे इसकी व्याख्या निम्न में से किस नियम के अंतर्गत आएगी, किस नियम के अंतर्गत आएगी, लॉ ऑफ डिमांड के, लॉ ऑफ रिटर्न्स के, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी के, या लॉ ऑफ सप्लाई के, किसके अधीन आएगी ये बताएंगे। एक भूखा व्यक्ति है और उस भूखे व्यक्ति को जितनी रोटी वो खाते चला जा रहा है उसको उसके बाद उसको क्या मिल रहा है, उसको अगली रोटी, जैसे मैंने एक रोटी खाई तो जब मैं दूसरी रोटी पे शिफ्ट हुई तो मुझे वो कम सेटिस्फाइंग करी, यानी कि लेस सेटिस्फैक्शन है ना। तो क्या मांग का नियम, मांग का नियम, प्रतिफल का नियम, उपयोगिता ह्रास नियम, तो यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, ठीक है।
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी यानी कि सी विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी नाइस। निदा, आकांक्षा, सोनी, सभी का। अब देखो ना इंप्रूव कर रहे हो कि नहीं, अपने आप में एक इंप्रूवमेंट देख रहे हो कि नहीं, बताओ। नेक्स्ट, कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, बताओ। बताया था सीधे सीधे सवाल, बताओ। सीमांत उपयोगिता, अतिरिक्त उपयोगिता, औसत उपयोगिता या न्यून उपयोगिता क्या कहलाती है, बताएंगे बच्चे। यहाँ पर क्या कहलाती है कुल उपयोगिता में परिवर्तन? मैंने कहा था चेंज इन यूटिलिटी, तो क्या कहलाता है बच्चे? मैंने एक फॉर्मूला भी आपको दिखाया था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, मार्जिनल यूटिलिटी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट इज अ चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी। ओके, सीमांत उपयोगिता, दैट इज ए। सीमांत उपयोगिता 5th नंबर, क्या आंसर हो जाएगा? आंसर विल बी ए, आंसर विल बी ए। वेरी नाइस। अगला प्रश्न बताओ। गुड। अंजलि ठीक है आपका, यूजर ठीक है 5th क्वेश्चन। आकांक्षा बिल्कुल ठीक। कोमल क्लास क्यों नहीं शो हो रही बच्चे? दीप्ति बिल्कुल ठीक, सोनी बिल्कुल ठीक। वेरी नाइस, वेरी नाइस, यू आर डूइंग ग्रेट, गुड। छठे का बताएं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, इसको किसने प्रोपाउंड किया था, बताएं। कौन इसके प्रतिपादक थे? ग्रासन, मार्शल, फ्रेजर या इनमें से कोई नहीं? जी, कौन थे इसके जो प्रोपाउंडर थे, उनका नाम बताएंगे। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति का नाम बताएं। हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी? 6th में रिवाती। वेरी नाइस बच्चे, अभी शुरू किया आपने क्लास, बट यू आर डूइंग गुड। जी, ग्रॉसन। वेरी नाइस, क्या हो जाएगा? गॉसन, इन्होंने प्रोपाउंड किया था। वेरी नाइस सोनी, आकांक्षा, गुड बच्चे। अगला, उपभोक्ता का पूर्ण तृप्ति बिंदु वहां होता है, द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन इज वेयर मार्जिनल यूटिलिटी, जहां सीमांत उपयोगिता होती है। बताएं कहां पर होता है ये? उपभोक्ता का पूर्ण तृप्ति बिंदु, पूर्ण तृप्ति बिंदु मैंने आपको एक बताया था, मैंने बताया था आपको यहाँ पर सैचुरेशन, बताया था ना, सैचुरेशन, संतृप्तता बताई थी। या यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक और चीज जो मैं अभी नहीं बताऊंगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था एक तो हो गया पॉजिटिव, एक हो गया नेगेटिव और एक हो गया जीरो, बताया था बच्चे। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव क्या था? जहां पर आपको जो है पी करके अच्छा लगे, खा करके अच्छा लगे और सेटिस्फेक्शन लगे। माइनस कहाँ? जहाँ पे उल्टी हो जाए, मैंने कहा था ना खाने के बाद उल्टी हो जाए। जीरो माने कि अब कुछ जाए नहीं, है ना। तो जहां पर हम पूरी तरीके से क्या हो गए, कंप्लीट सेटिस्फेक्शन हो गए, दैट इज अ पॉइंट नोन एज शून्य, जीरो। राइट, गुड। आकांक्षा का ठीक है। अंजलि वाई आर यू गिविंग रॉन्ग आंसर बच्चे? इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज जीरो। क्या होगा? पॉइंट जीरो होगा, मैंने बताया था जीरो, ठीक है। जहां सीमांत उपयोगिता घटेगी तो वहां पे क्या होगा? वहां पे नेगेटिव होगा, वो है ना, नकारात्मक। जहां बढ़ेगी वहां पे क्या होगा? सकारात्मक। स्थिर जैसी कोई बात नहीं मैंने बताई थी, मैंने 3 ही बताए थे, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। राइट, सोनी तुम्हारा भी ठीक है। दुर्गा वेरी नाइस। यशु जी, रेवाती वेरी गुड बच्चे। 7th में ए। इतने क्वेश्चन है, बताओ मुझे कितना स्कोर आया है आपका 7 क्वेश्चन में, कितना स्कोर आया है आपका? जी बताएंगे, सही सही बताना है। सौरभ वेरी नाइस, गुड। दीप्ति और कहाँ गए हमारे साथी? ठीक है, वेरी नाइस। कुछ के ऊपर चले जाते हैं, दिखते नहीं एक बार में, ठीक है। यहाँ पे मुझे बताएं व्हाट इज योर स्कोर, स्कोर कितना है आपका? स्कोर कितना है? क्या होता है, जो ये कमेंट बॉक्स है मेरे सामने, इसमें 5 ही कमेंट आ पाते हैं एक साथ। जब मैं बोर्ड की तरफ जाती हूँ तो चले जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। या तो फिर मैं हर बारी में जाऊँ, कई बार आपने देखो ना मैं गायब हो जाती हूँ क्लास से गायब हो जाती हूँ, यानी वहाँ देखती हूँ, ठीक है। गुड। 5 5 अभी तक 5 से ऊपर नहीं आए किसी के। 3
थिंक अबाउट योरसेल्फ, नाम नहीं लूंगी मैं, ठीक है बच्चे? सोचना है थोड़ा सा कि कहाँ गलत है। 4, ओके, सोचना है। 5 से कम वाले बच्चों को थोड़ा सा हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग, मैं तो पढ़ पा रही हूँ क्योंकि आप जो हैं लेट ज्वाइन किए हैं। 6 आए हैं, वेरी नाइस बच्चे। फर्स्ट ही गलत हो गया था, इट्स ओके, नो कन्फ्यूजन। बट ये बताओ आप सभी मुझे कि पहले से इम्प्रूव महसूस कर रहे हो या नहीं? इम्प्रूवमेंट महसूस कर रहे हो या नहीं? हाँ, ऐसे इम्प्रूवमेंट महसूस करते रहोगे धीमे धीमे, ठीक है? ओके, सॉरी आई कांट अटेंड ऑल क्वेश्चन, वाई, ठीक है? नो 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 नो, ठीक है? ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज इट इज़ गुड फॉर यू। और जितना आप MCQs सॉल्व करोगे दैट विल वेरी बेनिफिशियल इन द एग्जामिनेशन हॉल, राइट? देखो, जब हम थ्योरी को पढ़ते हैं, व्हेन वी आर रीडिंग थ्योरी, तो हमें लगता है कि वी ऑल लाइक सब समझ गए हम तो। बट असली आर्ट क्या है? जहाँ आंसर हमारे सामने पड़ा हो बट वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज कि आंसर क्या है यार इसमें, है ना? और नन ऑफ द अबव वाला तो सबसे कलिशी वाला है ना? ऑल ऑफ द अबव में लगता है यही सही है, ठीक है? तो हमें क्या करना है? MCQ की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि आंसर आपके सामने पड़ा है बट हम नहीं छांट पा रहे हैं, तो वो छांटना है हमें, है ना? उसको, वो आर्ट डेवलप करनी है हमें, ठीक है बच्चे? चलिए, मेरा नाम दीप्ति, उसमें मोनिका के नाम से ही दिखेगा आपको, है ना? ठीक है, ठीक है। आप मुझे, आप थोड़े से इनएक्टिव हैं आप सभी लोग। टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछा करो रात को 8 से 10। कोई भी शिकायत हो, कोई भी शिकवा हो, गिला हो, मुझसे शेयर करो, तभी तो मुझे पता चलेगा, ठीक है? तो चलिए, मिलते हैं साथियों कल आपसे सेम टाइम पे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।